हेलो माय चैम्पियंस। आई होप आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर ली होगी। और दोस्तों, अगर इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो गेस पेपर है, आप ज़रूर देख के जाओ। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है और प्लस मैंने ये जो किताब पढ़ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जाने हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस किया है, ठीक है। तो वहीं से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बनाए हैं जिसको अपन गेस पेपर भी कह सकते हो, आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हो, प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हो, राइट। तो दोस्तों, यहाँ से सवाल रिपीट होने के काफ़ी आसार बन रहे हैं। दिसंबर 2024 के लिए गेस पेपर देखते हैं, BSDL 137। तो दोस्तों, पहला सवाल ये 20 नंबर का बनाया है मैंने आपके लिए। संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके मूल तत्वों पर प्रकाश डालिए। मूल तत्व, ठीक है, इसके एलिमेंट, संप्रेषण और इसके एलिमेंट लिखना है। तो संप्रेषण का मतलब बता दूं। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें वक्ता या स्पीकर का संदेश श्रोता या लिसनर तक पहुंचता है, या तथा श्रोता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक देता है कि आपका जो बात है मुझे समझ में आया है या नहीं आया, यह फीडबैक या प्रतिक्रिया कहलाता है। अर्थात संप्रेषण की प्रक्रिया में दोस्तों श्रोता व वक्ता अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अरे आप जब जो दोस्तों से बात करते हो ना, वो क्या होता है, संप्रेषण ही तो होता है। इस प्रक्रिया को सुनकर, बोलकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर, संकेतों की सहायता से पूरा किया जाता है। संप्रेषण के 9 तत्व होते हैं दोस्तों, याद कर लो। स्रोत लिख देना कि मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हो गया संदेश का स्रोत, ठीक है। मतलब संदेश का जन्म कहाँ से हो रहा है, तो स्रोत में भी आगे आप लिख देना कि अगर स्रोत है वो जानवर भी हो सकता है और स्रोत इंसान भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से अगर स्रोत सही भाषा बोलता है तो सही संप्रेषण माना जाएगा। दूसरा तत्व संप्रेषण का वक्तृत्व क्षमता, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए वक्तृत्व क्षमता कहलाती है। जैसे कि दोस्तों बड़े बड़े जो नेता है, ठीक है, वो कितना तगड़ा भाषण बोलते हैं तो जनता सुनती रह जाती है क्योंकि उनकी वक्तृत्व क्षमता होती है। संप्रेषण का दूसरा तत्व था। तीसरा तत्व याद कर लो, संदेश। वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों, अब जब कोई आप बात बोलते हो, लिसनर आपकी बात, श्रोता आपकी बात सुनता, आप खुद वक्ता हो, ठीक है, तो आपकी बात का कोई मीनिंग निकलना चाहिए, वही आपका संदेश हो जाएगा संप्रेषण का। चौथा तत्व है माध्यम। तो प्रेषक या सेंडर अपना संदेश हवा, इंटरनेट, रेडियो तरंगों की सहायता से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकता है, ठीक है, ये माध्यम हो गया। पांचों तत्व याद करो, प्राप्तकर्ता। वक्ता जिसको अपना संदेश भेजना चाहता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं, ठीक है। रिसीवर को ही अपन प्राप्तकर्ता कहते हैं। संप्रेषण का छठवां तत्व है संदेश प्राप्ति। तो जब प्राप्तकर्ता संदेश को अच्छे से समझ जाए तो इस संदेश को प्राप्ति कहते हैं। प्रतिक्रिया, फीडबैक, यानी कि संदेश प्राप्ति जब हो जाती है तब वक्ता को प्रतिक्रिया मिलती है श्रोता की तरफ से। जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया, अपनी फीडबैक देना कि आपको समझ में आया, कैसा आया, ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, ये प्रतिक्रिया हो जाएगी। संदर्भ, संप्रेषण में संदर्भ अलग अलग हो सकता है दोस्तों। जैसे कि मान लो दीवार पर आप हथौड़े से कील ठोक रहे हो, ठीक है, और घर में कोई नहीं है और अचानक से आपकी अंगुली पर हथौड़ा लग जाता है तो गाली निकल सकती है ना मुंह से। लेकिन माँ और बाबूजी पास में रहते हैं तो दोस्तों कैसी मुंह से आवाज़ निकलती है, ओ माँ, ओ बाबूजी, ठीक है। तो संदर्भ के अनुसार संप्रेषण में विभिन्न अलग अलग हो सकता है। आगे जीवन मूल्य और दृष्टिकोण, ये संप्रेषण का 9वां तत्व है दोस्तों। श्रोता और जो वक्ता होता है उसका जीवन मूल्य और दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप दुखी हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए, तो दोस्तों आपका दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपको दिलासा दिलाए, जो आपको ढांढस बंधाए। ऐसा नहीं कि अरे बढ़िया हुआ तेरे साथ, तो ठीक है। तो जीवन मूल्य और दृष्टिकोण पॉजिटिव होने चाहिए। संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से बताएं। 20 नंबर का सवाल बार बार रिपीट होता है। प्रयोजन का मतलब होता है क्या इसका पर्पज है संप्रेषण का, क्या इसका उद्देश्य होता है, किस काम का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत जरूरत। दोस्तों जीवन में सभी पहलू, जैसे कि खाने पीने के लिए, ठीक है, और माँ अपने बेटे से प्यार करने के लिए, ठीक है, भाई बहन में जो प्यार होता है, तो ये इन सभी ज़रूरतों के लिए जो व्यक्तिगत ज़रूरत होती है उसमें संप्रेषण चाहिए होता है, ठीक है। व्यक्तिगत संबंध, जब हम किसी से संबंध स्थापित करते हैं, जब हम किसी से जान पहचान करते हैं, तब भी दोस्तों हम संप्रेषण के माध्यम से ही अपने व्यक्तिगत संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। सूचना हासिल करने हेतु, तो किसी भी मान लो कोई ज्ञानी व्यक्ति है, ठीक है, उससे कोई सूचना हासिल आपको करनी, या फिर आप मान लो रेलवे स्टेशन पे हो, ट्रेन अधीक्षक के पास गए, ये ट्रेन कितने बजे आएगी जयपुर के लिए, तो वो हो जाएगा। सूचना हासिल करने के लिए आपको संप्रेषण करना ही पड़ेगा। फिर आपस में बातचीत, तो इंसान एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को, दृष्टिकोण या सोच को जानना चाहता है तो आपस में बातचीत करने के लिए भी संप्रेषण की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों प्रयोजन ही तो पूछा है कि संप्रेषण किस काम का होता है, संप्रेषण उद्देश्य क्या है। फिर आग्रह, देखो जो एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन कंपनियां अपने सामानों को बेचने हेतु ग्राहकों से आग्रह करती है, जैसे कि मतलब चाय का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ठीक है, ऐसे ही झंडू बाम का
देखा होगा आपने, तो बहुत अट्रैक्टिव लैंग्वेज में जो विज्ञापन की कंपनियां वो अपना विज्ञापन प्रसारित करती है। फिर मनोरंजन के लिए भी क्या चाहिए, संप्रेषण चाहिए, ठीक है। आगे ज्ञान हासिल करने के लिए भी संप्रेषण चाहिए होता है। ये उद्देश्य या प्रयोजन होते हैं, ध्यान से देख लेना, रिपीट होंगे दोस्तों सवाल। संप्रेषण के प्रकार बताइए। 3 तरह के संप्रेषण होते हैं दोस्तों, मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। ये 20 नंबर का सवाल आता ही आता है, ठीक है। मौखिक संप्रेषण जान गए ना, जब आप बोल करके किसी से बात करते हैं तो इसमें आप अपने मन के हिसाब से लिख के आना है पूरा, ठीक है। कि अगर हम अपने मुंह से अगर अच्छे शब्द बोलते हैं, ठीक है, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो ये मौखिक संप्रेषण सफल माना जाएगा और हम अपने जो बात है उसको अच्छी तरह से रख पाते हैं सामने वाले के सामने, ठीक है। और मौखिक संप्रेषण में ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए जो आपको आ रही है, तो इस तरह से बना बना के लिख देना। और आंगिक संप्रेषण देखो, बॉडी के जो अंग होते हैं ना, उनके हाव भाव होते हैं कुछ, और हाव भाव होने के कारण सामने वाला समझ जाता है। जैसे कि हम घर में निराश बैठे हैं, हमारी गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई है, आंसू आंख में से आंसू आ रहे हैं, ठीक है, तो घर वाले समझ जाएंगे कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है इसके साथ में। तो दोस्तों बिना कुछ कहे, बिना कुछ शब्द बोले अगर सामने वाला अगर आपकी बात समझ जाए, मैसेज को समझ जाए, वो आंगिक संप्रेषण कहलाता है। लिखित संप्रेषण दोस्तों लिख करके कोई चीज़ बताते हैं, जैसे कि चिट्ठी लिखते हैं अपन किसी को, तो उसमें क्या, कौन, कब, कैसे, ये सब बताते हैं। संप्रेषण के 3 टाइप होते हैं, मौखिक, आंगिक, लिखित संप्रेषण। आप तो सिर्फ हेडिंग याद करना और अपने मन से बना बना के लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सफल संप्रेषण को विस्तार से बताएं। दोस्तों दिसंबर 2023 के एग्जाम में आया था 20 नंबर का। सबसे पहले संप्रेषण का मतलब बता दो कि ऐसी क्रिया जिसमें वक्ता और श्रोता आपस में संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, संप्रेषण कहलाता है। फिर सफल संप्रेषण की बता दो, क्या होता है सफल संप्रेषण, वक्ता श्रोता तक बिना किसी रुकावट के सहज रूप से संदेश पहुंचा पाता है। सफल संप्रेषण तभी माना जाएगा जब इसमें निम्न बातें शामिल होती है, जैसे कि सही संदेश, ध्यान दे लो अभी। सफल संप्रेषण में आपको यही बातें लिखनी है कि सही संदेश होना चाहिए, सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए, वक्ता और श्रोता को और ध्यान से सुनना व समझना चाहिए, तभी तो अच्छे से बात समझ पाएंगे। संप्रेषण क्या है भाई, बात समझ रहे हैं बस हम एक दूसरे की, वही तो संप्रेषण है। उचित भाव भंगिमा मतलब हमारे जो बॉडी एक्सप्रेशन है, हमारी जो आंगिक भाषा है वो भी उचित होनी चाहिए, बोलने का ढंग सही होना चाहिए और भाषा का सही ज्ञान हमें होना चाहिए, तब जाके सफल संप्रेषण है वो हम कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, जनसंचार माध्यमों की भाषा पर विचार करते हुए संचार और शिल्प का भाषा पर प्रभाव स्पष्ट करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो जनसंचार का मतलब बता दो, ये सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठाया है मैंने, ठीक है। तो जनसंचार माध्यम का मतलब होता है बड़ी आबादी तक, यानी कि बहुत बड़े जनसंख्या तक, ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाने और उसका आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले साधन क्या कहलाते हैं, जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र यानी कि कोई सीन चल रहा, मूवी चल रही है, इंटरनेट, ई पेपर यानी कि कोई PDF, और ब्लॉगिंग जो होता है मतलब वेबसाइट बना के कोई लिखते हैं ना, वो ब्लॉग कहलाता है। जनसंचार माध्यमों का इस्तेमाल खबरें, सूचनाएं, जानकारी, विज्ञापन देने के लिए किया जाता है। जनसंचार माध्यम के 3 प्रकार होते हैं, प्रिंट माध्यम जिसको अपन मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, और दूसरा होता है सर्वे माध्यम, तीसरा होता है दृश्य माध्यम। दोस्तों अलग से सेपरेट 20 नंबर का भी सवाल आ सकता है कि मुद्रित माध्यम की भाषा बताएं या सर्वे माध्यम की या दृश्य माध्यम की भाषा बताएं। भाषा बताने का मतलब यहाँ पे आपको विशेषता बताने की, अखबारों के अंदर जो भाषा छपी होती है उसकी क्या विशेषता होती है, जैसे कि एक एक करके अपन समझते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा लग रहा है कंटेंट, आपकी हेल्प होगी दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके जाना। अगर आपको कोई कमी भी दिखती है तो भी कमेंट करके जाना, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो जनसंचार माध्यमों की भाषा समस्या अपन मुद्रित माध्यम की भाषा की विशेषता क्या होती है देख लो। इसमें अखबार लेंगे हम, क्योंकि अखबार मुद्रित माध्यम का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अखबार अनेक लोग पढ़ते हैं, सभी लोगों का ज्ञान, भाषा, अभिरुचि यानी कि उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनके संस्कार के अलग अलग स्तर होते हैं, अतः यहाँ भाषा की विविधता होती है। भाई मजदूर भी पढ़ता है, ऑटो ड्राइवर भी पढ़ता है, महिलाएं भी पढ़ती है, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं, और बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदे भी हैं वो अखबार पढ़ते हैं। तो भाषा सरल रखी जाती है, भाषा में विविधता, डाइवर्सिफिकेशन होता है। जैसे खेल समाचारों की भाषा अलग होती है, राजनीति के समाचारों की भाषा अलग होती है, बिजनेस की भाषा अलग होती है, ठीक है। भाषा के संप्रेषण बल दिया जाता है ताकि सब लोग समझ पाए, इसलिए भाषा सहज व सरल रखी होती है। भाषा में तथ्यपरकता, वस्तुपरकता होती है। तथ्यपरकता मतलब फैक्ट होता है, जैसे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, भारत में इतने जिले, इतने राज्य हैं। ये वस्तुपरकता भी इसमें पाई जाती है अखबारों की भाषाओं में। वस्तुपरकता का मतलब होता है लेखक अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थॉट रखता है, ठीक है। पुस्तकों की भाषा में रचनात्मकता, वर्णनात्मकता, भावात्मकता, व्यंग्यात्मकता। व्यंग्यात्मक मतलब किसी का मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है,
इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना ताकि उसको बुरा भी ना लगे। जैसे कि घर में मम्मी बार बार ताने देती रहती है, ठीक है, उससे बुरा भी नहीं मानते हो, व्यंग्यात्मकता कहलाती है एक तरह से। कोमा बोधगम्यता, बोधगम्यता मतलब किसी चीज़ की जानकारी होना, और कोमा व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो पुस्तकों की ऐसी भाषा होती है। और दोस्तों आपने मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी तगड़ी कहानियाँ पढ़ी होंगी, जिससे कि आपका जीवन बदल सकता है, उसमें रोचकता बनी रहती है, ठीक है, तो अच्छी भाषा है। सर्वे माध्यम की भाषा की विशेषता देख लो, अलग से भी सवाल आ सकता है, और जनसंचार के माध्यम में भी आप लिख के आ जाना। ये रेडियो, रेडियो जैसे कि मैंने प्रिंटेड माध्यम में या मुद्रित माध्यम में अखबार लिया था, लेकिन अब यहाँ पे उसी तरह से सर्वे माध्यम में अपन रेडियो का एग्जाम्पल लेंगे, तो रेडियो सर्वे माध्यम का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। रेडियो में देखो, आजकल तो रेडियो कौन ही सुनता है, मोबाइल पे अपन एफएम कभी कभार चलाने देते हैं जब गाने सुनने का मन हो, राइट। अदरवाइज रेडियो है दोस्तों, इसका पर्सन तो ख़त्म ही हो गया जब से टेलीविज़न और ये मोबाइल आया है। तो रेडियो में प्रयुक्त भाषा के वाक्य छोटे सरल संप्रेष्य होते हैं, ठीक है। याद होगा बचपन में अपन क्रिकेट की कमेंट्री सुना करते थे, आज से 10-15 साल पहले कहाँ टेलीविज़न कहाँ मोबाइल थे, रेडियो में सुनते थे ना। अब उसी की भाषा का अपन विशेषता समझेंगे। देखो, वाक्य छोटे सरल संप्रेष्य होते हैं, संप्रेष्य मतलब आसानी से समझ में आ जाते हैं। क्रिकेट की भाषा कितनी मस्त होती थी, ठीक है, उसको अपन समझ जाते थे कि ये आउट हो गया, इतने रन चाहिए, ताकि सूचना सभी श्रोतागणों को समझ में आ सके। सर्वे माध्यमों की ऐसी ही भाषा होती है। रेडियो की भाषा में तथ्यों को पूरा बताना संभव नहीं होता। जैसे कि भारत की जनसंख्या तकरीबन 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई, तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि 1,39,37,37,572 ऐसे थोड़ी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं ऐसे बता दूंगा भाई 1.5 अरब की आवाज़ हो गई है। भाषा में कठिन शब्दों को नहीं बोला जाता है, उच्चारण योग्य शब्द ही बोले जाते हैं। रेडियो में ध्वनियों के माध्यम से बातें समझाई जाती है। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई नाटक चल रहा है या मैं रेडियो पे बोल रहा हूँ, ठीक है, आकाशवाणी में बोल रहा हूँ, मेरे को बताना कि उसके कदमों की आवाज़ इस तरह से आ रही है, तो मैं अपने मुंह से बताऊंगा ऐसे ठक 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 ऐसे, ठीक है। ध्वनियों के माध्यम से बातें समझाई जाती है रेडियो में। देखो, भाषा आम बोलचाल की होती है, क्योंकि रेडियो दोस्तों हर कोई सुनता है, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा। रेडियो पर घटना में प्रभाव पैदा करने के लिए भाषा के साथ साथ संगीत का यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक का भी चलाया जाता है। भाषा बोधगम्य यानी कि आसानी से समझ में आती है, अलंकारों से वीन होती है। दोस्तों आप जानते हैं अलंकारों को भाषा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपन यूज करते हैं। ज़्यादा अलंकार यूज कर लेंगे, जैसे कि अनुप्रास, उपमा, रूपक, है ना, तो हर कोई समझ नहीं सकता ना भाई। आप तो पढ़े लिखे हो, आप समझ सकते हो, राइट। कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है। सर्वे माध्यमों की ये भाषा की विशेषता होती है। फिर दृश्य माध्यम की भाषा देख लो आप। दृश्य माध्यम का श्रेष्ठ उदाहरण है टेलीविजन या टीवी। टीवी पे चल रहे क्रिकेट मैच की कमेंट्री धीरे धीरे चल रही होती है, क्योंकि दर्शक उस समय मैच को देख रहे होते हैं। भाषा में विस्तार कम होता है, टेलीविजन की भाषा में विस्तार कम होता है, ठीक है। छोटे वाक्य होते हैं, भाषा आम बोलचाल की होती है, भाषा कठिन नहीं होती, उसका उच्चारण आसान होता है। ये तो आप हर माध्यम में लिख सकते हो, हर जनसंचार के माध्यम में लिख सकते हो कि सरल, सहज और भाषा आसान होती, अलंकार नहीं होते। भाषा का दृश्य के साथ तालमेल होता है। जैसे कि मूवी के अंदर, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, ठीक है, उसने चौका मारा, तो कमेंट्री करने वाला भी कहेगा इस तरह से विराट कोहली थोड़े से आगे आते हुए उन्होंने कवर ड्राइव करके शानदार एक बाउंड्री लगाई है। दोस्तों ये सब क्या है, ये हम उस सीन के साथ में तालमेल करके ही तो बोल रहे हैं। भाषा संप्रेष्य होती है, प्रभावशीलता के लिए होती है, जिससे दर्शक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों ये सवाल है, दूसरा पार्ट था इसका, संचार और शिल्प का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिल्प क्या होता है दोस्तों, बनावट होती है भाषा की, जिसमें शैली आती है, ठीक है, और संवाद आता है ना, ये भाषा की विशेषताएं आती है। तो ये शिल्प होता है। शिल्प मतलब भाषा की बनावट कैसी है। तो दोस्तों आपको पता होगा अखबारों की भाषा अलग होती है ना, टेलीविज़न की भाषा अलग होती है और रेडियो की भाषा अलग होती है, राइट। इस तरह से लिख दो, दृश्य मुद्रित सर्वे माध्यमों का अलग अलग शिल्प होता है। टीवी में चल रहे नाटक में एक पात्र घायल है, तो उसकी स्थिति बोलकर बताने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। टीवी में तो घायल पड़ा है व्यक्ति, खून आ रहे हैं, उसको बताने की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन रेडियो नाटक में अगर कोई घायल हो गया है, तो बड़ी चतुराई तथा रचनात्मकता के साथ में बतानी होगी, ध्वनियों का, साउंड का प्रयोग करना होगा घायल व्यक्ति की स्थिति बताने के लिए। समाचार पत्र में शिल्पगत विशेषताएं कम होती है, जबकि दृश्य व सर्विस माध्यम में ज़्यादा विशेषताएं होती है, यानी कि भाषा की बनावट में विविधता होती है। दृश्य और श्रव्य माध्यम ज़्यादा होती है, समाचार पत्र में कम होती है। शिल्प विधा, विधा का मतलब होता है टाइप, जैसे कि निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, ये सब क्या है, हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। ठीक है दोस्त, आ रहा है समझ में। थोड़ा सा लैंग्वेज है, मैं जल्दी बोल रहा क्योंकि दोस्तों वीडियो कम टाइम में ही कंप्लीट करना है, राइट।
शिल्प विधा और विषय पर भी निर्भर करता है। जैसे मुद्रित माध्यम में निबंध और कहानी जैसी विधाओं की शिल्प अलग अलग होती है। तो दोस्तों आप निबंध की वो शिल्प पढ़ते हो, निबंध में दोस्तों अलग तरह के वाक्य लिखे होते हैं, कहानी में थोड़े से अलग होते हैं, और न्यूज़पेपर में न्यूज़ में थोड़े से अलग वाक्य लिखे होते हैं। शिल्प की बनावट यानी कि अलग अलग होती है। मुद्रित माध्यम में शिल्पगत प्रभाव दिखाने हेतु भाषा को केंद्रीय महत्व दिया जाता है, जबकि जैसे कि कोई व्यक्ति हंस रहा है, ठीक है, अनिल हंस रहा है, तो मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, है ना, अखबार में हा 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 हा, तभी तो मुझे पता चलेगा अनिल हंस रहा है अच्छे से। जबकि दृश्य और श्रव्य माध्यम में शिल्पगत प्रभाव दिखाने के लिए भाषा के साथ साथ साउंड का और चित्रों का प्रयोग भी किया जाता है। रेडियो व टेलीविजन में भाषा की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु रेल की आवाज़, बस चलने की आवाज़, गाड़ी रुकने, जानवरों की आवाज़ भाषा के साथ जोड़ दी जाती है ताकि सही से संदेश संप्रेषित किया जा सके। तो रेडियो में दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक चलाने की जरूरत पड़ती है। आगे चलो, संवाद किसे कहते हैं, इसके विभिन्न रूपों को स्पष्ट करें। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। संवाद का मीनिंग बता दो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित अथवा मौखिक स्तर पर बातचीत को संवाद कहते हैं। जैसे कि आप अपने पापा के साथ कर रहे हो, अपनी माँ के साथ में कर रहे हो आप बात, वो क्या है, एक प्रकार का संवाद, कम्युनिकेशन है। समझ में आ रहा है दोस्त। ये दोस्तों चार तरह का हो सकता है संवाद: व्यक्तिगत औपचारिक संवाद, व्यक्तिगत अनौपचारिक संवाद। व्यक्तिगत औपचारिक संवाद में क्या आएगा कि आप प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो, किसी कंपनी में काम करते हो। तो व्यक्तिगत अनौपचारिक संवाद में क्या क्या आता है, आप अपने पापा के साथ बात कर रहे हो, आप अपनी माँ के साथ बात कर रहे हो, ये व्यक्तिगत अनौपचारिक संवाद होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ भी बात कर रहे हो, है ना, अरे यार कैसा है यार, कई दिनों से देखा नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, ये सब क्या क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत अनौपचारिक संवाद है। इसमें मतलब वाक्यों की संरचना और विन्यास है वो अनिश्चित होता है, उसका कोई क्रम नहीं होता, ये सब लिख के आ जाना अपने मन से। सामूहिक औपचारिक संवाद क्या होता है, जैसे कि कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉय कर्मचारी है ना, वो अपने बॉस के पास जाते हैं और अब सैलरी बढ़ाने के लिए कहते हैं, तो वो सामूहिक औपचारिक संवाद होगा। और सामूहिक अनौपचारिक संवाद क्या है दोस्तों, जैसे कि शादी ब्याह जब भी होता है घर के अंदर, तो काफ़ी सारे मेहमान एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे कि अभी तो सर्दी चल रही है, ठीक है, तो अलाव तापते हुए वो सब लोग बातें करते हैं आपस में, वो सब क्या है, सामूहिक अनौपचारिक संवाद, जिसमें बुआ, मामी, ताया ये सब रहते हैं, ठीक है। आगे लिखना क्वेश्चन नंबर 7, संवाद की प्रक्रिया को बताए। ध्यान दो दोस्तों, संवाद की प्रक्रिया, इसमें सिर्फ हेडिंग याद करो और आप एक्सपर्ट हो लिखने में। विनम्र निवेदन, ठीक है, जैसे कि आप किसी से मिलते हैं तो प्रणाम कहते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, ठीक है, वालेकुम सलाम कहते हैं आप, ये विनम्र निवेदन होता है जब भी आप चाचा से, मामा से या पापा वगैरह से मिलते हैं। संवाद की प्रक्रिया इस तरह से स्टार्ट होती है। अनुमति, ठीक है, अनुमति लेते हैं अपन, क्या मैं बोल सकता हूँ, इस तरह से आप अनुमति लेते हैं संवाद के बीच में। सुझाव भी दे सकते हैं, मुझे इस बात पर कुछ कहना था, ये सुझाव देना होगा। बात भी काट सकते हैं आप, लेकिन संवाद में बात बहुत ही पोलाइटनेस के साथ में काटी जाती है। जैसे कि कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ, मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ, ये इस तरह से बात काट दी। नहीं तो आप ऐसे बोलो, अरे रुको रुको, तुम कौन होते हो, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, ये सब क्या हो गया, ये दोस्तों संवाद थोड़ी होता है, ये तो असभ्य संवाद हो गया फिर तो, ठीक है। सभा की मर्यादा, सभा के अंदर कभी भी ना गाली गलौच नहीं करना चाहिए, ना स्लैंग वर्ड यूज करना चाहिए, ना घटिया शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, यह संवाद की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मक लेखन का अर्थ व इसकी विशेषता बताए। दोस्तों अगर किसी ने जून 2024 की वीडियो देखी नहीं है अभी तक, तो देख लेना, उसके अंदर ये पूरा क्वेश्चन डिटेल के अंदर लिखा हुआ, सृजनात्मक लेखन का मतलब क्या है, इसकी विशेषता बताओ। तो ऐसा लेखन जिसमें मानव अपनी योग्यता, अनुभव के आधार पर अपने विचारों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें जीवन की अनुभूतियाँ यानी कि एक्सपीरियंस और फीलिंग्स शामिल होती है। जैसे कि मैं जयपुर रहा, मैं शिमला रहा, देहरादून रहा, मैं इन व्यक्तियों से मिला, मैंने जीवन में यहाँ काम किया, मैंने जीवन में ये सीखा, ये सब क्या है, अनुभूतियाँ है जो मैंने फील किया है टाइम के अनुसार। ऐसा लेखन दोस्तों, ऐसा लेखन, क्रिएटिव लेखन क्या कहलाता है, सृजनात्मक लेखन कहलाता है। सृजन का मतलब निर्माण करना, और कैसे अपनी क्रिएटिविटी के साथ कुछ बना देना। और इसकी विशेषता क्या होती है, बार बार पढ़ने का मन करता है। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, सुभद्रा कुमार चौहान की कविताएं, मैथिली शरण गुप्त के नाटक वगैरह, ठीक है। तो सृजनात्मक लेखन की विशेषता होती है कि मौलिकता होती है, लेखक के खुद के विचार होते हैं, ठीक है। मौलिकता मतलब खुद के विचार, नयापन होता है, विशिष्ट अर्थ यानी कि यूनिक मीनिंग निकलता है, अनुवाद करने पर अर्थ बदल जाता है सृजनात्मक लेखन का, ठीक है। जैसे कि आपने हिंदी भाषा में कोई कविता लिखी है, अगर इसको बांग्ला भाषा के अंदर ट्रांसलेट करूँगा तो फीलिंग्स तो उड़ जाएंगी, लगभग तो उड़ी जाएंगी ना, ठीक है। तो इस सृजनात्मक लेखन, उसकी विशेषता डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या करना, वीडियो देखना जून 2024 की, मैं कमेंट बॉक्स में
दे दूंगा उसका लिंक। और इसकी विशेषता क्या हो सकती है सृजनात्मक लेखन की, स्थानीय संस्कृतियों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकरताय नाम के एक लेखक ने तिब्बत, नेपाल, लहासा इन स्थानों की जानकारी दी है। ठीक है, वो लोग क्या कपड़े पहनते थे, कैसा खान पान था उनका, ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, तो किताबें क्यों पढ़ते हैं अपन, कहानियाँ, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, रिपोर्टाज क्यों पढ़ते हैं, हम ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं। और समाज की जो समस्याएं हैं, है ना, समाज की बुराइयां हैं, उनका समाधान भी हम कर पाते हैं सृजनात्मक लेखन की सहायता से। लिख देना दोस्तों। ठीक है, पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन मत करो। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तिगत लेखन इसके प्रकार बताएं। वैयक्तिक लेखन, देखो रट लो इसको, वैयक्तिक लेखन इसके प्रकार बताएं। क्या होता है वैयक्तिक लेखन, जब व्यक्ति किसी घटना अथवा अनुभव को बिना किसी हस्तक्षेप के निजता, आत्मीयता और तन्मयता के साथ प्रस्तुत करता है तो व्यक्तिक लेखन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों आत्मकथा, ये जैसे कि ऑटोबायोग्राफी, एक इंसान है अपना जीवन की कहानी खुद ही लिख रहा है। ठीक है, मृत्यु से लेकर जन्म तक। तो जैसे राहुल सांकरतायन की मेरी जीवन की यात्रा है, एक तगड़ी आत्मकथा है। आत्मकथा में दोस्तों लेखक अपने आप को केंद्र में रखकर पूरी दुनिया के बारे में बताता रहता है और महत्वपूर्ण घटनाओं को बताता है। इस तरह से लिख देना आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी के बारे में जो भी आप जानते हो कि भाषा सरल सहज रहती है इसकी। ठीक है, संस्मरण लिख देना दोस्तों, ये व्यक्तिक लेखन का दूसरा टाइप होता है। संस्मरण मतलब बीते पल लिखना, जैसे कि आपने दिल्ली में तैयारी की किसी दोस्त के साथ रह करके। ठीक है, उसके साथ 2-3 साल स्पेंड किया, आप एक हॉस्टल में रूम पार्टनर थे। ठीक है, तो दोस्तों आपने जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उसके साथ तैयारी की, तो आप मतलब नौकरी लग गए और उस दोस्त के बारे में लिख रहे हो कि यार मैं उसके साथ रही। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत कुछ सीखा, उसकी भी नौकरी लग गई, मेरी भी नौकरी लग गई। तो बीते हुए पलों को लिख देना वो संस्मरण कहलाता है दोस्तों। ऐसे ही महादेवी वर्मा ने अपनी बहन सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में लिखा है एक बढ़िया संस्मरण, जिसका नाम है पथ के साथी, टाइम मिलने पर पढ़ लेना। ठीक है, डायरी लेखन, डायरी लेखन क्या है, जैसे कि दिन बीत गए आज का, मैं किससे मिला, मैंने क्या काम किया, ठीक है, मैंने क्या महसूस किया, वो मैं अगर लिख देता हूँ, डायरी लेखन कहलाता है। हिंदी साहित्य मोहन राकेश बहुत ही फेमस एक लेखक है डायरी लेखन के लिए। एक यात्रा वृत्तांत, तो मैं अलग अलग स्थानों पे घूम के अलग अलग एक्सपीरियंस को, अनुभवों को कलेक्ट करता हूँ, संग्रह करता हूँ, रीति रिवाज देखता हूँ दूसरे स्थानों का, यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। जैसे कि राहुल सांकरतायन का यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 10, भाषण की भाषा और उसके लेखन पर प्रकाश डालिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भाषण होता क्या है, एक व्यक्ति द्वारा किसी समूह के सामने दिया गया पूर्व लिखित सार्वजनिक प्रवचन भाषण कहलाता है। ठीक है, पहले से ही हम लिख के तैयार रखते हैं भाषण को। ठीक है, और भाषा की विशेषता बता दो आप कि इसमें व्याकरणिकता होनी चाहिए, है ना, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जनता को समझ में आपका स्पीच और नई जानकारी को इसमें शामिल करना चाहिए, और प्रभावशीलता होनी चाहिए, आप तभी तो जम पाओगे। ठीक है, जनता के बीच में, नहीं तो सब उबासे लेते रहेंगे। और अन्य बातें, ठीक है, अन्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए भाषा को लिखते टाइम, भाषण लिखते समय यह जान लेना चाहिए कि श्रोता कौन है, अनपढ़ व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, किसान व्यक्ति है, कौन है। भाषण की शैली निर्धारित करना चाहिए आपको। ठीक है, कि वर्णनात्मक होगी, भावात्मक होगी या आत्मीय शैली होगी। भाषण की रूपरेखा, फॉर्मेट इसको तैयार कर लो, कितने देर में बोलना है, कब बोलना है। विषय संबंधी जानकारी प्राप्त कर लो, जैसे कि महिला अधिकारों के बारे में बोलना है, तो सबसे पहले तो महिला अधिकारों के लिए भारत सरकार ने क्या काम किए हैं, कितनी महिलाएं हैं भारत में उत्पीड़ित और शोषित हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ डेटा, कुछ फैक्ट है, आप याद कर लो भाषण से संबंधित। तो ये सब है बातें, ये हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, समाचार की भाषा और उसका लेखन बताएं। ये भी आया हुआ है दोस्तों और इस बार आ सकता है। समाचार का मतलब बता दो, समाचार जनसंचार के सशक्त माध्यम है। इसमें आगे भी लिख देना कि हम सूचनाओं को पढ़ पाते हैं पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। हमें खेल की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, ठीक है, विदेश नीति की, कूटनीति की, ये सब बातें हमें पता चलती है समाचार में। समाचार की भाषा, देखो भाषा संप्रेष्य होनी चाहिए, यानी कि सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। सरल, सहज व अलंकार विहीन मतलब अलंकार नहीं होने चाहिए, अलंकारों से कठिन बन जाती है, समझ में कुछ नहीं आता। भाषा में नवीनता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए और भाषक आकर्षक व असाधारण होनी चाहिए। जैसे कि नदी आई, सांप बह गया और सांप आगे तैर कर वापस नदी किनारे आ गया, लोगों ने तालियां बजाई। दोस्तों इस तरह से अगर समाचार की भाषा लिखी होती है तो हर कोई उसको पढ़ना चाहेगा। ये असाधारण भाषा समाचार की हो
जाएगी। समाचार लेखन के गुण कौन कौन से होते हैं वो देख लो। अद्यतन यानी कि अपडेट, जैसे कि अभी मतलब हाल फिलहाल जो घटना हुई है कि मतलब कल बहुत तगड़ी बरसात आई, बाढ़ आ गई, ये अद्यतनता हो जाएगी, है ना। तभी तो पढ़ना पसंद करेंगे, वरना आप बता रहे हो 1 साल पहले भूकंप आया था, इतने लोग मर गए, लापता हुए, कौन पढ़ेगा भाई आपके समाचार को। नवीनता, समाचार लेखन में नवीनता होनी चाहिए, जिसमें रोचक, उत्तेजक, मज़ेदार समाचार हो, ठीक है, तो लोग पढ़ना पसंद करेंगे। निकटता भी होनी चाहिए समाचार लेखन में, जैसे कि आपके मोहल्ले के अंदर लाइट नहीं आ रही, ठीक है, और फिर अखबार में पढ़ लेते हो, तो उस समाचार से आप कनेक्ट फील करोगे कि यार मेरे मोहल्ले की खबर है, ठीक है, मैं पढ़ के देखता हूँ इसे, मेरे मोहल्ले में क्या क्या हो रहा है। तो निकटता होनी चाहिए समाचार लेखन में। निष्पक्षता और तटस्थता, कोई भी अगर भ्रष्टाचार कोई नेता करता है, कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, उसके बारे में बेखौफ होकर लिखना चाहिए समाचार लेखन में दोस्तों, बिना किसी की साइड लिए हुए, ठीक है। यथार्थता, तो समाज में जो चल रहा है, वास्तविकता जो चल रही है, समाज की बुराई, समाज में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, ये यथार्थ गुण होता है समाचार लेखन का। कार्य लेखन व इसका प्रकार बताएं दोस्तों। कार्य लेखन क्या होता है? वह लेखन जो विभिन्न कार्यालयों में, ऑफिसेज में संपन्न किया जाता है, जैसे कि डाक विभाग में, जीवन बीमा कार्यालय में, यानी कि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में और बैंक में, ये कार्यालय लेखन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में दोस्त? आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कमेंट करके जाना कैसा लगा आपको। कार्य लेखन 2 टाइप का होता है, एक तो रिपोर्ट और एक कार्यव्रत लेखन। ध्यान दो दोस्तों, रिपोर्ट जिसको प्रतिवेदन भी कहते हैं, रिपोर्ट होता क्या है? रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का विषय से संबंध होता है उन्हें तथ्यों से अवगत करवाने हेतु आवश्यक सूचना प्रदान की जाती है। औपचारिक वक्तव्य होता है, इसमें एक व्यक्ति किसी प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें देता है। रिपोर्ट के 2 टाइप होते हैं, रिपोर्ट के टाइप देख लो। व्यक्तिगत रिपोर्ट, समिति अथवा आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, विभाग अथवा मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट, और संस्था अथवा संस्थानों के द्वारा तैयार की रिपोर्ट। दोस्तों रिपोर्ट क्या होता है? जैसे कि आप राजस्थान में आप शिक्षा मंत्री हो, ठीक है, राज्य मंत्री हो, लेकिन शिक्षा मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, और दिल्ली के अंदर जो आपके ऊपर जो बड़ा मंत्री बैठा, कैबिनेट स्तर का मंत्री, वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था पर मेरे को इस बार तुमसे एक रिपोर्ट चाहिए कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो कॉलेज के पास आउट हो चुके हैं, कितने बच्चे वो 10वीं 12वीं पास करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप राजस्थान के एक राज्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, तो आप रिपोर्ट लिखोगे और आप सिफारिशें भी दोगे कि सर यहाँ पर राजस्थान में एजुकेशन है उस लेवल तक आज भी नहीं पहुँच पाई जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, और मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ सिफारिशें कर रहा हूँ ताकि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बेहतरीन की जा सके। तो ये सब रिपोर्ट होता है, रट लेना, ठीक है। कि अब व्यक्तिगत रिपोर्ट, समिति और ये सब बता दिया मैंने। रिपोर्ट लेखन की विशेषता देख लो। तथ्यों के आधार पर विषय का विश्लेषण किया जाता है, सर्वेक्षण अथवा साक्षात्कार द्वारा प्राप्त तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों आप राजस्थान में जगह जगह पर घूमकर शिक्षा संबंधित तथ्य कलेक्ट करोगे ना, तभी तो दिल्ली वाले मंत्री को बता पाओगे आप। सूचनाओं के वर्गीकरण का विश्लेषण किया जाता है, विवरण के साथ साथ समस्या का समाधान भी किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट और अलंकार विहीन होती है रिपोर्ट लेखन में। कार्यव्रत लेखन क्या होता है? इसको मिनट भी कहते हैं, ये घंटा वाला मिनट नहीं है, घंटा सेकंड वाला, ठीक है, ध्यान देना। कार्यव्रत लेखन का मतलब होता है जैसे कि आपको किसी बैठक में दोस्तों अगर 10-15 अधिकारी बैठे हैं, ठीक है, किसी मुद्दे पर बात चल रही है और मीटिंग जैसे ही ख़त्म होती है तो दोस्तों एक जो बंदा होता है, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस अधिकारी की कि वो कार्यव्रत लेखन करता है या मिनट लिखता है, ठीक है। कार्यव्रत लेखन में हम क्या लिखते हैं कि इस बैठक में कौन कौन शामिल था, कौन कौन शामिल नहीं था, इस बैठक में क्या जानकारियाँ मिली, इस बैठक में किसने स्पीच दिया, इस बैठक में कौन से निर्णय लिए गए, ये सब कार्यव्रत लेखन में हम लिखते हैं। दोस्तों याद रखना, रिपोर्ट के मतलब कार्यव्रत लेखन के टाइप होता है कार्यव्रत लेखन, इस तरह से लिख देना। तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो किसी बैठक की चर्चा या किसी सुनवाई का तात्कालिक लिखित विवरण कार्यव्रत कहलाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि बैठक के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु, जवाब, निर्णय, टिप्पणी, उपस्थित व अनुपस्थित सदस्यों के नाम पता चलते हैं। उच्चरित भाषा व लिखित भाषा की विशेषता बताइए। भाषा के रूप होते हैं दोस्तों, याद कर लो, रट लो इनको। उच्चरित भाषा, तो जब वक्ता अपनी बातों को बोलकर श्रोता तक पहुंचाता तो ये उच्चरित भाषा होती है दोस्तों। इसका अगर आपको पूरा आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जून 2024 का वीडियो का लिंक है, सॉल्यूशन वीडियो, वो उसको पूरा देख लेना, ठीक है, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो उच्चरित भाषा में क्या होता है कि वक्ता अपनी बातों को श्रोता तक पहुंचाता बोल बोल के। ये स्थायी होती है, जैसे कि आप मतलब अभी की अपने दोस्त से बातें कर रहे हो, सामने बैठा हुआ है, ठीक है, तो 10 दिन बाद में दोस्तों
किसी तीसरे को थोड़ी पता है, और खुद आप भी भूल जाते हो, अस्थायी होती है। ये उच्चरित भाषा या मुंह से बोली हुई भाषा की विशेषता होती है। या मान लो लिख दो कहीं पर, तो दोस्तों लिखा हुआ तो हजारों सालों तक सुरक्षित रहेगा। जैसे आपने कोई कहानी लिख दी, वो लिखित भाषा होगी, तो विशेषताएं बता के आ जाना। तो उच्चरित भाषा अस्थायी होती है, इसमें बदलाव किया जा सकता है कि यार सॉरी मैं गलत बोल गई, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, मेरे कहने का तो ये मतलब था, ठीक है। लिखित भाषा लिख करके बोली जाती है, स्थायी होती है, परिवर्तन करना मुश्किल होता है। आपने कहानी लिख दिया तो अब परिवर्तन कैसे करोगे उसमें। आंगिक भाषा के विभिन्न स्वरूप का विस्तार से बताइए। आंगिक भाषा के विभिन्न स्वरूपों अथवा विभिन्न टाइप को विस्तार से समझाइए। दोस्तों 2 स्वरूप होते हैं, इसके ध्यान दो, ये सवाल बार बार रिपीट होता है दोस्तों। शारीरिक प्रतिक्रिया, पहला शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे कि गुस्से में जब हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है, जैसे हमें गुस्सा आता है, कोर्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है हमारे शरीर से, गुस्से में आंखें लाल हो जाती है, ऊंचे हम बोलते हैं गुस्से में, हमारी जो आईब्रोज, हमारी जो भौहें हैं वो भी ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं, शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, घृणा में नाक व मुंह की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। शारीरिक प्रतिक्रिया में लिख के आ जाना, ठीक है। और भी आप लिख के आ सकते हो, अपने मन से बना के लिख देना कि जब मतलब गुस्सा आता है, शर्म आती है, तो लाज के कारण हमारा जो चेहरा वो पीला पड़ जाता है और हम नीचे की तरफ गर्दन कर लेते हैं। तो ऐसे सोच सोच के लिख देना कि शर्म आती है जब ऐसा होता है शरीर में, गुस्सा आता है तो ऐसा होता है, हंस रहा है तो ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से। और शारीरिक स्थिति, ये आंगिक भाषा का यानी कि बॉडी लैंग्वेज का दूसरा टाइप, दूसरा स्वरूप होता है। जैसे कि दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा कोई क्लोज फ्रेंड है और कॉफ़ी पी रहे हो आप, तो पास में खड़े होकर कॉफ़ी पियोगे ना, बिल्कुल ऐसे पास में सट करके। लेकिन कोई अननोन व्यक्ति है, ठीक है, उससे थोड़ी सट करके खड़े हो सकते हैं क्योंकि हम तो जानते नहीं है उसको। तो ये शारीरिक स्थिति हमें बहुत कुछ बताती है, आंगिक भाषा के स्वरूप होते हैं। ये देखो आगे देखो, जैसे कि भाषण देते समय भी लोगों की शारीरिक स्थितियों से दर्शकों की भावना विचार समझी जा सकती है। आप मान लो स्पीच दे रहे हो, ठीक है, और आपने कुछ याद नहीं किया, आपको कुछ आता भी नहीं है भाषण संबंधित, और आपको भाषा भी ऐसी है, ठीक है, तो सामने वाला नींद लेगा, ऐसे चुटकियाँ मारता रहेगा, ठीक है, और मतलब आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो भाषण देते समय भी हम शारीरिक स्थिति समझ करके, मतलब लोग हैं अपने माथे पर हाथ लगा लेते हैं कई बार कि हमें भाषण समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो स्थिति समझी जा सकती है, आप संप्रेषण समझे जा सकते हो, ये याद कर लेना। साक्षात्कार का अर्थ व इसके सिद्धांत बताए। दोस्तों साक्षात्कार या इंटरव्यू क्या, एक प्रकार का संवाद है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। साक्षात्कार के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे कि शादी के लिए भी साक्षात्कार होते हैं, नौकरियों के लिए होते हैं, ठीक है, और टीचर बनने के लिए होते हैं, ये सब टाइप होते हैं साक्षात्कार के, ये सब लिख देना। इसके सिद्धांत आपसे पूछे गए हैं, 5 सिद्धांत होते हैं। औपचारिक संप्रेषण, तो जब आप मान लो आप टीचर के लिए या फिर यूपीएससी के लिए इंटरव्यू दोगे ना, यूपीएससी के लिए और टीचर के लिए बिल्कुल दोगे, ठीक है, ऐसे ही पढ़ोगे तो दोस्तों वहाँ पे औपचारिक संप्रेषण आपको करना होगा, ठीक है। वहाँ पे इंटरव्यू वाले को ये थोड़ी बोल सकते हैं अरे यार मेरे को आ नहीं रहा, अरे यार तुम्हारे क्या हाल है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक औपचारिकता के ऑफिशियल स्टेटमेंट यूज ही करने होंगे कि सर मैम ऐसे। परस्पर संवाद होता है, ठीक है, 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, 2 पक्षों का शामिल होता है और गंभीर विषय पे बातचीत की जाती है साक्षात्कार में। और प्रश्नोत्तर शैली की जाती है कि आपका नाम क्या है, आपने पढ़ाई लिखाई की है, क्या की है, आपके पास में क्या योग्यता है, हम आपको नौकरी क्यों दे, इस तरह से प्रश्नोत्तर शैली इसका सिद्धांत होता है। साक्षात्कार के 5 सिद्धांत है, यह रट लो। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न रूपों को बताएं। मैंने देखा था ये सवाल आया था दोस्तों, ये समझ में आता नहीं है। तो सामाजिक आदान प्रदान से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समाज के अंदर हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं और हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, डेटा को बताने के लिए सामाजिक आदान प्रदान करते हैं। इस तरह से भूमिका इंट्रोडक्शन बना देना। इसके विभिन्न रूप याद कर लो, लिख लो। सामान्य शिष्टाचार के नियम, जैसे कि एक बेटा जब बड़ा होता है तो उसकी माँ सामान्य शिष्टाचार के नियम उसको सिखाती है, किस तरह से चाचा को बोलना, किस तरह से भाई को बोलना, किस तरह से गुरुजनों का सम्मान करना है। दूसरा क्या है, सामाजिक आदान प्रदान का दूसरा रूप सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों का आदान प्रदान। जैसे कि दोस्तों भारत के अंदर हम गुरु पर्व बनाते हैं, ईद बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं, लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम बधाई देते हैं, ये हमारा क्या है, सामाजिक आदान प्रदान है। और फिर उच्च ज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति का आदान प्रदान। मान लो मुझे इतिहास बहुत अच्छे से आता है और आपको भी इतिहास बहुत अच्छे से आता है, दोस्तों हम मिलेंगे, बात करेंगे इतिहास के किसी भी टॉपिक पे, वो हमारा क्या होगा, उच्च ज्ञान होगा, साहित्य, कला, संस्कृति का आदान प्रदान हो गया।
चौथा रूप देखो सामाजिक आदान प्रदान का, देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान। जैसे राजस्थान का लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं तो अपने बारे में बताते हैं, अपने फूड के बारे में बताते हैं, हम लोग ये दाल बाटी चूरमा खाते हैं। महाराष्ट्र के लोग बताते हैं कि हम हमारी मराठी भाषा बोलते हैं और हमारे यहाँ पर ये जगह फेमस है, ये फूड फेमस है। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदान प्रदान, एक देश का प्रधानमंत्री एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, अपनी संस्कृति को लेकर अपने देश के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदान प्रदान हो गया। और ऐसे ही व्यवसायिक क्षेत्र का आदान प्रदान, तो दोस्तों एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी में जाएगा तो बताएगा भाई हमारी कंपनी इस तरह से काम करती है, हमारी कंपनी के वैल्यू सिद्धांत है, ठीक है, हम इस क्षेत्र में काम करते हैं, लिख देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, बोलचाल की भाषा के लिप्यंकन की कठिनाइयों पर विचार करें। लिप्यंकन क्या होता है? देखो जैसे कि दोस्तों देखो रोने के भी बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि कई लोग है ना सिसक सिसक के रोते हैं, कई लोग छाती पीट करके रोते हैं। आपने देखा हो किसी की डेथ हो जाती है, औरतें हैं वो किस तरह से रोती है, राइट। और एक कोई नॉर्मल तरीके से भी रोता है, और कुछ ऐसे भी रोते हैं कि मुंह से आवाज़ ही नहीं आती, आंसू बहते रहते हैं, ठीक है। तो रोने के बहुत तरीके होते हैं। ये आप भाषा में थोड़ी बता सकते हो, लिख के थोड़ी बता सकते हो कि कोई छाती पीट के रो रहा है, कोई सिसक सिसक के रो रहा है, तो नहीं बता सकते ना। तो यही तो लिप्यंकन की कठिनाई है कि दोस्तों जब हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं तो उसको लिपिबद्ध करना कठिन होता है, उसको समझाना कठिन होता है, लिखना कठिन होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कैसे कबूतर, तो कै की एक डिजाइन होती है ना, कै की एक डिजाइन होती है। ख मैं बोलूँगा, ख एक ध्वनि है, ख की भी एक लिपि होती है, ख को उस निश्चित रूप में ही लिखा जाता है। ध्यान दो, हिंदी में प्रत्येक ध्वनि का लिपि होता है। जैसे कै को अपन कै लिखते हैं, ठीक है, दो पेट बना करके, ठीक है, ऐसे डंडा और ऊपर फिर एक लाइन। तो दोस्तों लेकिन कुछ ऐसी भावनाएं होती है, कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ होती है जिनको अपन लिपि में नहीं लिख सकते, जैसे कि अभी मैंने बताया है। तो यही कठिनाई है लिप्यंकन की। तो बोलचाल की भाषा के लिप्यंकन की कठिनाई विचार करें तो शब्दों की ध्वनियों को लिपिबद्ध करके लिखना लिप्यंकन कहलाता है। लिख देना, जैसे रोना, हंसना, चिल्लाना, डांटना, झिड़कना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, आहें भरना, हकलाना, नाक से बोलना। तो दोस्तों लिख थोड़ी सकते हो आप ये, ठीक है। आदि भावों को लिपिबद्ध करना मुश्किल होता है, जैसे कि बहुत सारे नाटकों में है ना, बहुत सारे निबंधों में ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब आप लिख देना। लिखित भाषा के प्रकार्य को बताएं। दोस्तों बार बार सवाल रिपीट होता है। प्रकार्य का मतलब होता है इसका क्या काम है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसकी विशेषता है, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जा सकता है, वो इसका प्रकार्य होता है। तो लिखित भाषा का इस्तेमाल अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस करना। लिखित भाषा में श्रोता वक्ता को आमने सामने होने की जरूरत नहीं होती है। स्थायी रूप होता है लिखित भाषा का, इसमें विचारों और भाव को अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि आपने कहानी, निबंध, नाटक लिखे हैं। सृजनात्मक साहित्य का देखो, लिखित जो भाषा होती है इसका क्या प्रकार्य, इसका क्या काम है। सृजनात्मक साहित्य का एक माध्यम होती है ये। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होती है जो उच्चरित ध्वनियों को अभिव्यक्त करती है। इससे लेखक पाठक से दूर होता है, ठीक है। देखो लिखित भाषा, जैसे कि कहानी आप लिख रहे हो, आपने सोचा भाई मेरी 1 लाख किताबें भी मार्केट में छप गई तो मेरे को बड़ा फ़ायदा होगा, मेरे जो ज्ञान है, मेरे जो थॉट है वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों लिखित भाषा जब आप लिख रहे हैं तो आप पाठक से तो दूर है ना। अभी तक किसी ने थोड़ी आपकी कहानी पढ़ी है। हाव भाव के प्रकार डाले, ऐसे ही हाव भाव के प्रकार डाले। हाव भाव के जरिए लोग अपने विचारों और भावना को व्यक्त करते हैं। इसमें अवमानना यानी कि किसी की इंसल्ट करना शामिल हो सकता है। शत्रुता, स्नेह मतलब किसी से प्रेम करना, अनुमोदन किसी से रिक्वेस्ट करना, ऐसी भावनाएं शामिल होती हैं हाव भाव में। और हाव भाव के यही काम होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताना, क्या जाहिर करना चाह रही है। इसमें हाथों, चेहरों वह शरीर के अन्य हिस्से शामिल होते हैं। हाव भाव से लोग मन में छिपी सच्ची भावना को बता देते हैं। एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत सी जानकारी दे देता है हाव भाव के माध्यम से। और हाव भाव का एक और प्रकार देखो आप, प्रकार्य मतलब जैसे क्या काम होता है इसका। हाव भाव से एक व्यक्ति अपने बारे में बहुत सी जानकारी दे देता है। हाव भाव के जरिए लोग बिना शब्दों के संदेश और भावना व्यक्त कर पाते हैं। और अच्छी मुद्रा, हाव भाव, अब देखो कोई बहुत ऐसे सीधे कंधे हैं, गर्दन झुकी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधे है गर्दन, तो हम क्या सोचेंगे कि इस बंदे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ये अलर्ट है। जबकि दोस्तों हम ऐसे लचक के खड़े हुए हैं, ठीक है, हमारे हाथ इधर उधर जा रहे हैं, दोस्तों हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा और सामने वाला दिखेगा इसका कोई तो इंटरेस्ट नहीं है। पत्रों के प्रकार बताए, ये भी आता है बार बार।
प्रकार दोस्तों व्यक्तिगत पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं और आवेदन पत्र होते हैं। वैसे तो दोस्तों दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। या तो उस तरह से लिख देना या इस तरह से भी लिख सकते हो पत्रों के प्रकार। तो जैसे कि व्यक्तिगत पत्र में पिता पुत्र के आता है, मित्र मित्र को लिखता है और गुरु शिष्य को लिखता है व्यक्तिगत पत्र। और इसमें लिख देना कि व्यक्तिगत पत्र की ये विशेषता होती है, इसकी शुरुआत इस तरह से की जाती है, इसका अंत इस तरह से किया जाता है, और इसकी जो मेन बॉडी होता है, मेन कंटेंट, उसमें हम क्या लिख सकते हैं। जैसे मित्र मित्र आपस में बात कर रहे हैं तो दोस्तों अनौपचारिकता से बात कर सकते हैं, भाषा है वो बड़ी आसान होगी। तो इस तरह से व्यक्तिगत पत्र के बारे में बताएंगे। ऐसे व्यावसायिक पत्र, जैसे कि एक कोई किताब बेचने वाला ग्राहक को लिख रहा है कोई पत्र, भी व्यावसायिक पत्र कहलाए कि आपको कौन सी किताब चाहिए, हम आपको भिजवा देते हैं घर पे। ऐसे कार्यालय पत्र जो ऑफिसों में लिखे जाते हैं, जैसे कि जो कस्टमर है वो बैंक मैनेजर को लिखता है, रेलवे अधीक्षक को पेपर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। और ऐसे ही केंद्रीय मंत्री को जब पत्र लिखे जाते हैं वो कार्यालय पत्र कहलाते हैं। आवेदन पत्र, जैसे कि आपको छुट्टी चाहिए, मेडिकल लीव चाहिए, तो प्रधानाचार्य को अपन लिखते थे ना आवेदन पत्र, तो बता देना सेवा में इस तरह से शुरुआत की जाएगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो इस तरह से आवेदन पत्रों का अंत किया था दोस्तों। इसी तरह से सभी पत्रों की विशेषताएं लिख देना और सब पॉइंट बना के लिख देना, क्योंकि 20 नंबर के सवाल में 4-5 पेज भरने होते हैं। आई होप दोस्तों मेरी मेहनत और आपकी मेहनत रंग लागी पेपर के अंदर। और दोस्तों सवाल है वो रिपीट होने के आसार बन रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस पेपर था जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाया है। इस वीडियो को बार बार देखें आप, ठीक है। और जून 2024 का पेपर सॉल्यूशन भी बना रखा है। और दोस्तों दिसंबर 2023 का भी पेपर है, दिसंबर 2023 का सोल्ड पेपर भी मैंने आपको लिंक में दे रखा है। तो आई होप समझ में आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा करके आना, फिर बताना कमेंट करके पेपर कैसा हुआ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।